दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर सनातन धर्म के अपमान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है और अब एक बात पक्की है। कानून के जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी का जेल जाना तय है यदि वो माफ़ी नहीं मांगती। जैसा ममता बनर्जी का स्वभाव है, मुझे लगता है माफ़ी तो ममता बनर्जी नहीं मांगेगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस समय ममता बनर्जी पूरी तरह से टूटी हुई है, पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अकेले रह गए हैं, लेकिन पैसे का घमंड अभी भी इस कदर है और वो हो भी सकता है कि ममता बनर्जी आसानी से हार नहीं माने। असल में वकील हैं एक रिंकी चटर्जी सिंह, उन्होंने ममता बनर्जी का एक 2025 में दिए गए बयान को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई है और उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाकर यह कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस धर्म का पालन करती है वो गंदा धर्म है। इस तरह की बयानबाजी करने से उन्होंने कहा कि मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ है, क्योंकि बीजेपी किस विचारधारा को, किस धर्म को फॉलो करती है? सनातन को। और ये जो रिंकी चटर्जी हैं, ये कहती हैं कि मैं भी सनातन धर्म को पालन करती हूं। तो इसका मतलब यह है ममता बनर्जी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिना नाम लिए बीजेपी का नाम लिया, तो मैं भी सनातन को मानती हूं, इसलिए मेरा धार्मिक भावना आहत हुई है। एक्चुअली 2025 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दैट टाइम शी वाज चीफ मिनिस्टर ऑनली, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी। तो रेड रोड में नमाज का एक धर्मीय अनुष्ठान हो रहा था मुस्लिम लोगों का ईद के दिन। उस टाइम पे शी वाज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर, हिजाब पहन के, शहरी का के, दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के वो उस जनसभा में झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। तो उस टाइम पे मैं थाना गई, साइबर ब्रांच गई, मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। प्रधान नगर थाना का अंडर में मैं पढ़ती हूँ, जुडिक्शन मेरा वही पड़ता है। उस थाना का जो आईसी था वो पुलिस का, वो तृणमूल का वर्दीधारी गुंडा हिसाब में काम करता था। वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी सेम था। उसने मुझे फिजिकली भी धक्का दिया, मेंटली भी धक्का दिया। वो मेरा एफआईआर रिसीव नहीं किया। साइबर ब्रांच सिलीगुड़ी, वहाँ 7 दिन मेरा एफआईआर रहा, ना जीडी रिसीव किया गया, ना मुझे एफआईआर नंबर दिया गया। लास्टली 1 हफ्ता बाद बोला गया हाँ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी कि ठीक है, कभी ना कभी सरकार चेंज होगा, अपराध तो किया है, तब जाके मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का लिए प्रशासन को मजबूर करूँगी। फिर मैं चुपी थी। 2026 का विधानसभा इलेक्शन से पहले अप्रैल महीना में धर्मतला में धरना मंच में ममता बनर्जी उधर भी हाथ में माइक लेके फट से बोल दी कि एक विशेष समुदाय जब जोट बांधता है, मतलब जब एक हो जाता है, तब आप लोगों का हालत बहुत खराब कर देगा। मेरे रहते हुए आप लोग सेफ हो। मतलब वो हिंदू वोटर को डरा रहा है, धमका रहा है कि मुस्लिम वोटर सब एक हो जाएगा तो आप लोगों का जीना हराम कर देगा, आप लोगों को बर्बाद कर देगा। मैं हूँ तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ बोल के उन लोगों को समझा बुझा के शांत करके रखा हूँ। तो ये हिंदू वोटर का के लिए प्राण हानि का रिस्क है, डेंजर धमकी था। और हिंदू धर्म को पूरा विश्व में हिंदू धर्म हमारा एक अलग लेवल का है, मतलब उसका सम्मान, उसका काइंडनेस, उसका स्नेहशील क्षमता, उसका जो साइंटिफिकली जो आइडियोलॉजी है, सबको पूरा विश्व में उसका एक प्राधान्य है। कितना सारा कंट्री का तो संवैधानिक पद में जो लोग है वो लोग हिंदू धर्म को अपनाया है, अपना धर्म छोड़ के। वहाँ पे मुख्यमंत्री खुद बायोलॉजिकल एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आती है। वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अपना धर्म को गंदा धर्म बोल दिया और हिंदू वोटर को धमकाने चमकाने के लिए वो डरा रहा है, धमकी दे रहा है। अब बोलिए, इसलिए आपने किया? हाँ, यही 2 कारण से। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे डर लगा कि आज अगर ममता बनर्जी हट जाएगी तब तो मेरे ऊपर अटैक होगा, क्योंकि बीइंग हिंदू मैं डरती हूँ। दूसरा, मैं हिंदू एक्टिविस्ट होकर काम करती हूँ, मैं हिंदू धर्म के लिए, हिंदू भाई बहन के लिए मैं लड़ती हूँ, लाभजात का लड़के लोगों को बचाती हूँ, सबको पता है। तो मेरे ऊपर अटैक होगा, ऑलरेडी हो चुका है। मेरा गाड़ी पकड़ा था, मुझे साहिबगंज थाना का जो ओसी था अजीत शाह जी, तृणमूल का ही, वो मेरे ऊपर केस भी किया। मेरा गाड़ी को पूरा चारों तरफ से मुस्लिम लोग पकड़ के रखा था साहिबगंज में, तो मैं डर गई थी। कौन कौन सा सेक्शन जो है दिया गया? सेक्शन तो बीएनएस का मैं अपना कंप्लेन में लिखी थी 351, 351 बीएनएस, 352, 354, 356, 299, लेकिन वह 4 सेक्शन दिया। उसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन जो 351, उसमें क्या है कि आप, और 356 ये सब में क्या होता है, आप
एक समुदाय को दूसरा समुदाय से झगड़ा लगा रहे हो, वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, प्रोवोकेशन कर रहे हो और अपना धर्म को छोटा करके पूरा दुनिया में उसका मानहानि कर रहे हो, मतलब उसका सम्मान हरण कर रहे हो। तो कुछ बेलेबल है और नॉन बेलेबल ही है। 351 तो नॉन बेलेबल ही है। तो इसका जो आप भारतीय न्याय संहिता आप अगर पढ़ोगे जो 2023 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें देखोगे संगीन अपराध है, जामीन अयोग्य अपराध है और संगीन अपराध है क्योंकि पूरा देश का वो मुख्यमंत्री नहीं थी, वेस्ट बंगाल का थी। वो पूरा देश में जितने हिंदू धर्मावलंबी है सबको इंसल्ट किया और हिंदू वोटर्स को इतना धमकाया चमकाया, जबकि मेजोरिटी हिंदू ही है। सब क्या चाहती है? अब मैं चाहती हूँ उनको दो चीज़ सिखाने। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री होता है, संवैधानिक पद में रह के आपको कलर कास्ट धर्म देख के बात नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन होता है। दूसरा बात है कि आप यही धर्म के बारे में अगर मुस्लिम समुदाय को आप बोलते हो कि आपका धर्म गंदा है तो आपका सर तन से जुदा हो जाता, सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ होता, आपका समर्थक के ऊपर हमला होता, आपका घर पे होता। हम लोग बहुत सहनशील है, हम लोग बहुत काइंड है बोल के आप हम लोग को जो इच्छा वो बोलोगे, हम लोग को धमकाओगे चमकाओगे। इसका अंत होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में ये दंडनीय अपराध है, वो अपराध का सजा आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रायल भी फेस करना है, आपको बेल भी लेना है और आपको इसका सजा भी पाना है। वहाँ तक मैं जाऊँगी। मैडम, जबकि तृणमूल गवर्नमेंट था ममता बनर्जी के राज में, ये आपने कहा है कि आपका जो कंप्लेन ये थाने में नहीं लिया गया, अभी लिया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो आपका जो कंप्लेन था वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था उस टाइम? पुलिस वाले क्या कह रहे थे और अभी क्या कह रहे हैं? देखिए उस टाइम पे पुलिस मंत्री कौन थी? वही थी। बहुत सारा डिपार्टमेंट शी वाज हैंडलिंग। पुलिस मंत्री वो थी, चीफ मिनिस्टर वो थी, पुलिस प्रशासन को वही कंट्रोल करती थी। तो जाहिर सा बात है तृणमूल था, वो तो मुख्यमंत्री थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर तो लेगा ही नहीं। दैट टाइम तो वो प्रेजेंट मुख्यमंत्री थी। तृणमूल के एक छोटा कर्मी के विरुद्ध भी आप अगर एफआईआर करने जाओगे, ज्यादातर थाना आपको घुमाता था। साधारण लोगों को तो एडवोकेट लेके एफआईआर दर्ज करने थाना जाना पड़ता था। ये तो जाहिर सा बात है, जिस सरकार रूलिंग पार्टी अभी एडवांटेज लेता ही है, उसमें वो पुलिस मंत्री और उनके खिलाफ अगर कोई एफआईआर होगा, जाहिर सा बात है कैसे लेगा? अभी इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ का एक स्टेज में पार कर चुकी हूँ। मुझे साइबर थाना में 10 मिनट भी बैठना नहीं पड़ा। सम्राट बाबू जो आईसी है वो ले लिया एफआईआर, रिसीव भी कर दिया, सेक्शन भी लगाया, ठीक है। और ज्यादा सेक्शन लगता, लेकिन जो भी एक ही और 2 ही नॉन अवेलेबल लगाए, कोई बात नहीं। अपराध तो अपराध होता है, वो 26 में करे 25 में करे वो काम हुआ है। उनको बेल लेने भी आना होगा और उनको मैं मौका भी नहीं दूंगी इसको क्वेश्चन करने का, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि मेरा वीडियो को टेम्पर करा गया, मैं ऐसा नहीं बोली, मेरा भावना को मिस प्रेजेंटेशन करा गया। नहीं, ये 1 साल हो गया, आपने माफी भी नहीं मांगा। वकील रिंकी सिंह ये कहती हैं कि मैं 2025 में इस एफआईआर को कराने के लिए जब गई तो थाने ने न केवल मेरी एफआईआर को रिजेक्ट कर दिया, यानी दर्ज करने से मना कर दिया, मुझे उत्पीड़न भी किया गया, मुझे डराया धमकाया गया, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और हम जानते हैं बंगाल के हालात क्या हैं। पुलिस जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही थी। ये तो एक वकील थी, मुझे लगता है कि ये वकील थी और फिर सुरक्षित रहने में कामयाब रह गई, वरना तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए वो बंगाल में जिंदा नहीं रह सकता। महिला हो तो उसको रेप की थ्रेट दी जाती थी। अब इस कदर हालत थी। और आप देखिए पूरे देश की विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन ये जो तानाशाह कहकर मोदी के बारे में बोलती हैं, उन सबसे मेरा सवाल है कि यदि मोदी तानाशाह है तो ममता बनर्जी उस तानाशाह की 1000 गुना बड़ी तानाशाह है। मुझे इतिहास में बताइए, 2014 से प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने अभी तक विपक्षी पार्टी के कितने नेताओं को जेल में डाला है? कितने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी या मोदी की तरफ से रेप के महिलाओं को थ्रेड मिले हैं? कितने ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने डंडे से मारा हो या उनके घर तोड़ दिए हो? उत्तर है 0। एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बदले की भावना से डरा धमकाकर जेल में डाला हो। कुछ लोग जेल में गए, ईडी ने जिनको पकड़ा है, मनी ट्रेल मिली है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। लेकिन नरेंद्र मोदी केंद्र में ऐसे हैं बैठे हुए प्रधानमंत्री के रूप में, ये नहीं है कि किसी ने उनको गाली दे दी, किसी ने उनको चोर कह दिया, किसी ने इनको चाय वाला कह दिया, किसी ने उनको बेईमान कह दिया। कितनी कितनी बातें राहुल गांधी ने कही है। तो भाई तानाशाह अगर मोदी होते
तो आदेश देते पुलिस को, कुछ भी केस लगाओ और इसको उठा करके राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे डालो। और तानाशाह तो कौन होता है, जेल में नहीं डालता। जिस तानाशाह का उदाहरण दिया जाता है हिटलर का, और मोदी से कंपैरिजन किया जाता है, हिटलर के जमाने में कोई उस पर भला एक सवाल उठा दे तो वो जिंदा ही नहीं बचता था। मोदी के जमाने में कौन सा ऐसा नेता है जिसने मोदी के ऊपर गाली गलौज किया हो, मोदी और अमित शाह को गालियां दी हो, उल्टा सीधा कहा हो और वो मर गया हो, मरवा दिया गया हो? उत्तर है शून्य। लेकिन दूसरी तरफ आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में आपको एक नहीं ऐसे हजारों किस्से मिलेंगे, हजारों ऐसे आदमी मिलेंगे जो बताएंगे कि हमने ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी नहीं, टीएमसी के विरुद्ध केवल कोई शब्द बोल दिया, बीजेपी का कोई झंडा घर पे लगा दिया, अगर कहीं जय श्री राम बोल दिया, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, आरएसएस की शाखा लगा रहे हैं, तो टीएमसी के गुंडे उनको घर को जला देंगे, उनका घर तोड़ देंगे, उनको थ्रेड मिलेगी, महिलाओं के साथ रेप किए गए। संदेश खाली आपको याद होना चाहिए, उन महिलाओं का कोई अपराध नहीं है, केवल एक अपराध कि वो हिंदू है, वो सनातन है। और तानाशाही इसको कहते हैं कि जब महिलाएं और उनके परिवार वाले थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि उन्हीं को उत्पीड़न किया गया, घर छोड़कर जाने को मजबूर किया गया। चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद लगभग 1 लाख बीजेपी और आरएसएस के परिवार वाले कार्यकर्ता वो बंगाल छोड़ करके असम में उन्होंने शरण ली, कुछ ने दिल्ली में आके शरण ली, और कोई उनको बचाने वाला नहीं था। एफआईआर तो छोड़िए, ममता बनर्जी से गुहार लगाने गए तो कोई राहत नहीं मिली। इसको कहते हैं तानाशाही। आप सोचिए, तानाशाही का ये आलम था, और आज की डेट में पता चल रहा है कि देखिए एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। ममता बनर्जी को लगता था हम यहाँ के राजा। अभिषेक बनर्जी का आपने वो बयान देखा होगा जिसमें वो थ्रेड कर रहा है खुलेआम कि ये गुजराती आए हैं यहाँ, इनको 4 तारीख के बाद इन दोनों को मैं देख लूंगा। इस तरह का बांग्ला भाषा में वो भाषण दे रहे हैं गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कि 2 गुजरात के आए हुए हैं यहाँ पर गुंडे, उनको गुंडा कह रहा है, और हम इनको 4 तारीख के बाद बताएंगे, इनमें दम है, हिम्मत है तो 4 तारीख में 12 बजे के बाद रुक के दिखाना, खेला होगा, डीजे बजेगा। मतलब इशारे से ये कर रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही तो कह रहा था गुजरात के 2 आए हुए हैं। इस तरह की थ्रेड दी गई और कोई कुछ करता नहीं था, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, हालात ये थी कि केवल गुलामों की जिंदगी जी रहे थे। जो ईमानदार पुलिसकर्मी थे या पुलिस के अफसर थे, ऐसे बहुत सारे किस्से अब खुलकर आए हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में उनके तो ट्रांसफर कर दिए गए। आपने देखा है ना, अभी कई सारे पुलिस अफसर सामने निकल कर आए। और ताज्जुब यह है कि आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते। सनातनियों की क्या हालत करके ममता बनर्जी ने रख दी कि कोई अगर जय श्री राम बोल दे तो उठाकर जेल में डाल दो। आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पुलिस मुख्यालय जाते हैं, वही पुलिस वाले एक मुख्यमंत्री का जय श्री राम के नारों से स्वागत करते हैं। मैंने ऐसा दृश्य पूरे भारत में कहीं नहीं देखा, कहीं भी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, वो यहां पुलिस के किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, उनको कोई जय श्री राम का नारा लगाकर पुलिस का अधिकारी, पुलिस कर्मचारी वो स्वागत नहीं करता, कहीं नहीं है। ये केवल बंगाल में हुआ। क्यों हुआ? आप कहेंगे कि ये तो ड्यूटी से लापरवाही है, या यूं कहिए अनुशासनहीनता है कि कोई पुलिस वाला, पुलिसकर्मी, और अगर वो वर्दी में है और वो ये जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो साहब इसको कहा जाएगा ये तो कानून के विरुद्ध है। लेकिन उनको देश की आज़ादी के बाद से अब आज़ादी जाकर मिली है, जिसकी जितनी उम्र हो गई है। वो देख रहे हैं कि पहले वामपंथियों का शासन रहा, तब वो जय श्री राम नहीं बोल सकते थे, जय मां काली नहीं बोल सकते थे, और वंदे मातरम नहीं बोल सकते थे। आज जाकर के जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की सरकार आई है तो वहां वंदे मातरम बोला जा रहा है, वहां जय मां काली के नारे लगाए जा रहे हैं, वहां जय श्री राम बोलने वाले जय श्री राम बोल रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की कोशिश ये थी कि तुष्टीकरण के कारण वो वहाँ के मुसलमानों को ये बताने देना चाहती थी कि मैं तो यहाँ तुम्हारी हितैषी हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, नमाज पढ़ो, खुले में नमाज पढ़ो, सड़क को घेर कर नमाज पढ़ो, खुले में आप बकरी ईद पर जो भी ईद बनती है उस पर पशुओं कुर्बानी दो,
तुम्हारे लिए कोई नियम कायदा नहीं है, खुली छुट्टी है। और दूसरी तरफ कोई अगर सनातनी जय श्री राम का नारा लगाए तो ममता बनर्जी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगी। ये सब बंगाल में हुआ। तब अब समय है, और इसीलिए अब जो ये एफआईआर हुई है, अब इसमें रिंकी चटर्जी सिंह की एफआईआर हुई है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब रिंकी सिंह खुद कह रही है कि या तो माफ़ी मांग लेगी, लेकिन 1 साल हो गया माफ़ी तो मांगी नहीं है। देखते हैं अब माफ़ी मांगेगी कि नहीं। और यदि नहीं मांगी और ममता बनर्जी का एरोगेंस जारी रहा, क्योंकि भाई बड़े बड़े वकील हैं उनके पास और करोड़ों अरबों रुपया है उनके पास, तो ये वकील साहिबा भी कह रही हैं कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट, सालों साल केस चलता है और इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। तो भाई कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सांकेतिक ही सही ममता बनर्जी के लिए मुसीबत की बात है। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जो दिलीप घोष हैं, बीजेपी के अभी मंत्री बने हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी का इस तरह से अब कई सारे झूठ खुलने वाले हैं, कई सारे केस खुलने वाले हैं, कई सारे अपराधों की फाइल खुलेगी, भ्रष्टाचार की फाइल खुलेगी। और उन्होंने दावा कर दिया कि ममता बनर्जी का आने वाला समय कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। सुनिए अभी दिलीप घोष जो मंत्री है उन्होंने क्या कहा है। ये तो पहले होना चाहिए था, देश में सब जगह होता है और वो सारे चीज जो लागू होना चाहिए सब होगा। दादा बुलडोजर चलाया गया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे, कलकत्ता की सबसे बड़ी जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री उसके लिए क्या बोलेंगे? पोस्ट वायलेंस जो बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। इधर दिलीप घोष साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कब तक बचेगी। बहुत सारे केस खुलने वाले हैं, एक के बाद एक फाइलें खुलेंगी और ममता बनर्जी कोर्ट में वकील बनकर जा रही हैं। जाते रहिए, अब उनका अगला टाइम कोर्ट में ही बीतना है। अल्टीमेटली तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। कब तक, वो कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, जेल तो जाना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।